हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 56, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीसरे चैप्टर का फोर्थ वीडियो है। और आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ या फिर बंध दूरी। अब बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। तो सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी क्या होती है, इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं, अर्थात कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बॉन्ड लेंथ को, बंध दूरी को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है। बात ये समझनी है कि मान लो आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। मान लो आपके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। ठीक है। तो आपको पता है कि इस पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस कहाँ होगा? यहाँ होगा। यानी ये ऑर्बिटल का भी न्यूक्लियस कहा जा सकता है इसे, और इसे कहा जा सकता है एटम का भी न्यूक्लियस। ठीक है। यहाँ कहीं एटम का भी न्यूक्लियस होगा, उस एटम का न्यूक्लियस जिस एटम का ये ऑर्बिटल है। और एक दूसरा ऑर्बिटल ये है। दो हमारे पास मान लो पी ऑर्बिटल हैं। पहले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस हमने बना दिया और ये बना दिया दूसरे ऑर्बिटल का न्यूक्लियस। आप इसे ऑर्बिटल भी कह सकते हो और ऑर्बिटल भी कह सकते हो। अब क्या होना है, इस वाले ऑर्बिटल को तो इधर आना है और इसे आना है इधर। यानी दोनों ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करनी है। तो ओवरलैपिंग करने के बाद होगा क्या? जब ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो ये तो होगा हमारा पहला पी ऑर्बिटल, ये पहले वाला पी ऑर्बिटल है, और ये है हमारा दूसरा पी ऑर्बिटल। आपको दिखाई दे रहा कि इसमें दोनों ऑर्बिटल में इतनी ओवरलैपिंग हुई है, ये इतना अतिव्यापन हुआ है। आप अतिव्यापन कहो या ओवरलैपिंग कहो। पहले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहां है कहीं, और दूसरे ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहां है कहीं। ठीक है। आप इसे कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस पहले ऑर्बिटल का है, या फिर कह सकते हो कि पहले एटम का न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस दूसरे ऑर्बिटल का है, या फिर आप कह सकते हो दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। अब आप इस न्यूक्लियस का सेंटर देखते हो, तो यहाँ इस पहले वाले एटम के न्यूक्लियस का सेंटर, या पहले वाले एटम के ऑर्बिटल के न्यूक्लियस का सेंटर, दोनों बातों का एक ही मतलब है। न्यूक्लियस का सेंटर यहां है कहीं इस जगह, और जो दूसरा एटम है या दूसरा ऑर्बिटल है उसके न्यूक्लियस का सेंटर कहीं यहां है। तो इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ या बंध दूरी। बताओ समझ में आई क्या बात? आपको यहां एक बात पता चली कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जो दो अलग अलग एटम्स के हैं, वे दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, तो ओवरलैपिंग करने से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। और जब कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, अर्थात उन्हें जितनी ओवरलैपिंग करनी है वो उतनी ओवरलैपिंग कर चुके होते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब आपको देखना है कि दोनों एटम का जो न्यूक्लियस के सेंटर हैं, दोनों एटम के नाभिकों के जो केंद्र हैं, या तो यूं कहो, और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के जो सेंटर्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है, आपको न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी नहीं नापनी है, आपको नापनी है न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक की दूरी। आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की दूरी, आपको बोलना है न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है या दूरी है, उसे ही हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ।
ठीक है, क्लियर बात। अब देखो आपको डेफिनेशन में लिखना क्या है। डेफिनेशन देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से दो एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बताओ समझ में आई बात? ये तो डेफिनेशन होगी। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी और प्राप्त करनी है। सबसे पहले हमें समझना है कि बॉन्ड लेंथ निकालने के तरीके क्या हैं। मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बॉन्ड लेंथ कैसे कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी टेक्निक से बॉन्ड लेंथ निकाल ली जाती है। तो बॉन्ड लेंथ एक्स रे डिफ्रैक्शन से भी निकाल ली जाती है, हिंदी में कह सकते हो एक्स किरण विवर्तन। तो एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से आप किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच बनने वाली बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से भी आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो और स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। तो आपको ये तीन बातें ध्यान रखनी है कि बॉन्ड लेंथ निकालने के तीन तरीके हैं। या तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से निकाल सकते हो आप, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से निकाल सकते हो, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो बॉन्ड लेंथ है ना बेटे, उसका यूनिट क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो बॉन्ड लेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ हमने बताया कि एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एटम है उसका साइज ही बहुत छोटा है। और आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। यहाँ जब मैंने आपको सिखाया कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप शायद कुछ गलत बता रहे हो। क्योंकि बच्चों को पता क्या याद है? बच्चों को याद है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। बच्चों को मीटर वाला कन्वर्जन याद है, सेंटीमीटर वाला नहीं है। अब आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होंगे, तो आपको ये भी पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो पक्की बात है कि आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻² से। जब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो माइनस की तो 10 पावर है और प्लस की 2 पावर है, तो सेंटीमीटर में कितनी बचेंगी? माइनस की 8। तो ध्यान रखना हमें सेंटीमीटर में ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। तो बॉन्ड लेंथ का यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, और आपको जरूर पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, ध्यान से समझना। जब दो एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ के बराबर दूरी पर कोई बॉन्ड बनता है तो वह सबसे अधिक स्टेबल होता है। अब आप सोचोगे कि सर समझ में तो कुछ भी नहीं आया हमारे, क्या बताया आपने? आप कह रहे कि बहुत बढ़िया बात बताई। यहाँ जो बात लिखी हुई है ना उसे समझना थोड़ा मुश्किल है बेटे, ध्यान से समझना। यहाँ लिखा हुआ है कि मान लो आपके पास दो एटम है। ठीक है, चलो मैं वहां समझाता हूं आपको प्लेन पेपर पर, यहां समझेंगे। चलो मान लो हमारे पास एक एटम है ए और एक एटम है बी। नॉर्मली जब दोनों एटम के बीच बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ मान लो इसकी होती है 10⁻⁻² एंगस्ट्रॉम। ऐसा मैंने कह दिया कि बॉन्ड लेंथ 10⁻⁻² नहीं +2 करते हैं। चलो मान लो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 10⁻² एंगस्ट्रॉम होती है मान लो बॉन्ड लेंथ, जब ए और बी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब मैं आपको कह रहा कि मान लो हमने ए और बी को जोड़ा, यानी उनके बीच बॉन्ड बना, और बॉन्ड बनते समय दो स्थितियां डेवलप हुई, दो केस हमारे सामने आए, दो कंडीशंस हमारे सामने आई। एक कंडीशन तो ऐसी आई कि जब ए और बी ने बॉन्ड बनाया और उसकी बॉन्ड लेंथ थी
10 रेज टू दी पावर 2.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, समझ रहे? या फिर ऐसे नहीं करते तो थोड़ा सा और चेंज कर दूं इसमें, देखो जो तुम्हें ये आसान लगे। मान लो बॉन्ड लेंथ थी हमारी 10.1 रेज टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम, इतनी बॉन्ड लेंथ थी। और एक बार हमारी बॉन्ड लेंथ थी ए और बी के बीच जब बॉन्ड बना, तो बॉन्ड लेंथ थी 9 रेज टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम। और एक तीसरा केस और मिला हमें, तीसरा केस मिला कि जब ए और बी ने आपस में बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड लेंथ थी 10 रेज टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम। तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि नॉर्मली ए और बी का बॉन्ड लेंथ इतना होता है 10 रेज टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम, नॉर्मली बॉन्ड लेंथ इतना होता है। पर तीन तरीके से बॉन्ड बना, एक बार बॉन्ड लेंथ इतना आया, एक बार इतना आया, एक बार इतना आया। तो यूं बताओ कि पहला जो केस है उसे कहा हमने केस नंबर फर्स्ट, फिर कहा केस नंबर सेकंड, और फिर कहा केस नंबर थर्ड। तो आप एक बात बताओ कि इन तीनों केस में से कौन से केस में सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड हमें मिलेगा? तो आपको समझना है कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड नॉर्मल लेंथ यानी जितना बॉन्ड लेंथ होना चाहिए उससे छोटा भी बन जाता है, कभी कभी बड़ा भी बन जाता है, कभी कभी उसके बराबर भी बन जाता है। तो जब बॉन्ड बनता है नॉर्मल बॉन्ड लेंथ के इक्वल, जैसे नॉर्मल बॉन्ड लेंथ 10 रेज टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम हमने मानी है, और हमारा जो बॉन्ड बना है वो इस स्थिति में 10 रेज टू दी पावर 2 एंगस्ट्रॉम का ही बना है। तो तीसरी कंडीशन या तीसरा जो बॉन्ड बना है वो ही स्टेबल होगा, ये बॉन्ड नहीं रुकेगा और ये भी नहीं रुकेगा। अब बच्चों के दिमाग में फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर क्यों, मतलब बॉन्ड लेंथ जो एक्चुअल होता है उसी लेंथ का यदि बॉन्ड बना तो वो ही स्टेबल क्यों होता है? यदि बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से छोटा बन जाता है तो स्टेबल क्यों नहीं होता, और यदि बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से बड़ा बन जाता है तो स्टेबल क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता, देखो मैं बताता हूं। मान लो हमारे पास एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है, इनके बीच बॉन्ड बनना है, ठीक है। और हमने बताया कि 2 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड बनना है, एक जो नॉर्मल लेंथ है मान लो इसकी, इस बार मैंने लेंथ चेंज कर दी, ठीक है, 2 एंगस्ट्रॉम का इसके बीच नॉर्मली बॉन्ड बनता है। अब यदि ये दोनों एटम एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आएंगे ना, ऐसे, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा नजदीक यदि ये आएंगे तो इनके बीच बेटे रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को धक्का देंगे, ठीक है। और यदि इनके बीच में बी को इधर सरका दूं और इस ए को भी इधर सरका दूं, यानी नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा इनके बीच का लेंथ कर दूं, तो फिर इनके बीच अट्रैक्शन लगेगा ज्यादा। ये जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये एक ऐसा पोजीशन होता है दोनों एटम्स के लिए जिसे आप कह सकते हो मीन पोजीशन, या हिंदी में कह सकते हो मध्यमान स्थिति। इससे कम होगा लेंथ तो रिपल्सन लगेगा, इससे ज्यादा होगा लेंथ तो अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी यहीं आनी है। यहां जब कोई भी दो एटम अपनी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ पर आ जाते हैं तो वहां जो है उनका जो टोटल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाता है, और एनर्जी मिनिमम हो जाएगा जब, तो स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम हो ही जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। मतलब आपको ज्यादा डिटेल में समझने की इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यूं ध्यान रखना कि जब दो एटम्स के बीच बॉन्ड लेंथ के बराबर दूरी पर कोई बॉन्ड बनता है तो वह सबसे अधिक स्टेबल होता है, वो बॉन्ड जो एक्चुअल उनके बीच बॉन्ड लेंथ है उसी पर बने। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बॉन्ड लेंथ दोनों एटम्स की कोवलेंट रेडियस के सम से कम होती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि मान लो हमें एक बॉन्ड बनाना है H और Cl के बीच में,
HCl के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और यहाँ बॉन्ड लेंथ है B1 कह दिया मैंने, बॉन्ड लेंथ कितना है B1, ठीक है, समझना ध्यान से। अच्छा, आपको पता है कि H और H के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का यदि मैं आधा कर दूं तो ये जो आधी लेंथ आती है इसे आप कहते हो कोवेलेंट रेडियस RC। तो मैं कह रहा कि RC है H की, हाइड्रोजन का कुछ अपना कोवेलेंट रेडियस होगा या नहीं होगा, होगा ना। और सेम केस Cl के साथ भी होगा, जब Cl और Cl दो Cl एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ का आप आधा करोगे, इस आधे डिस्टेंस को आप कहोगे कोवेलेंट रेडियस और ये Cl का है। अब यदि मैं आपको कहूं कि इधर तो एक हाइड्रोजन एटम आया और इधर आया एक Cl एटम और दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो यहां ज्यादातर बच्चे यूं सोच रहे होंगे कि यदि इसका आधा करोगे तो इधर से जो लेंथ है वो क्या होगी, हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस होगा, यानी यहाँ रेडियस कोवेलेंट हाइड्रोजन का होगा और इधर क्या होगा, इधर होगा कोवेलेंट रेडियस Cl का। पर बेटे ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब आप ऐसा मत सोचना कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, पहले एटम के कोवेलेंट रेडियस के और दूसरे एटम के कोवेलेंट रेडियस के सम के बराबर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा इस बात को क्योंकि इस बात को समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पता है कि मान लो मेरे पास ऑक्सीजन के दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का यदि आप आधा कर दो तो ऑक्सीजन की ये कोवेलेंट रेडियस होगी नहीं, आप कहोगे रेडियस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम का कोवेलेंट रेडियस है। और यदि मैं कहूं हाइड्रोजन के दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, उनके बीच जो बॉन्ड लेंथ बनी है उसका आधा कर दो तो यहाँ आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस है, हाइड्रोजन एटम का। तो मैं आपको पूछ लूं कि मान लो हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड बनता है, इसका बॉन्ड लेंथ बताओ कितना होगा। तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि इसका बॉन्ड लेंथ होगा सर ऑक्सीजन के कोवेलेंट रेडियस प्लस हाइड्रोजन के कोवेलेंट रेडियस के सम के बराबर, योग के बराबर, जोड़ के बराबर। ऐसा ही तो सोचोगे आप, पर बेटे ऐसा होता नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जो आपका बॉन्ड लेंथ होगा ना, यहाँ बॉन्ड लेंथ होगा इस केस में, चलो इधर लिखता हूं, इस केस में जो आपका बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होगा। किससे छोटा होगा, पहले एटम की कोवेलेंट रेडियस प्लस दूसरे एटम की कोवेलेंट रेडियस से। ये बात बच्चों के हजम नहीं होती है कि सर क्यों, जब हमें पता है कि पहला एटम मान लो A है, उसकी अपनी एक कोवेलेंट रेडियस है और दूसरा एटम B है, उसकी अपनी एक कोवेलेंट रेडियस है। तो यदि दोनों एटम आपस में जुड़ेंगे तो जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ जो भी होगी वो उन दोनों एटम की कोवेलेंट रेडियस के जोड़ के बराबर ही तो होगी। तो मैं आपको कहूंगा नहीं बेटे नहीं, इस बात को समझो। क्यों नहीं होने की मैं बता रहा आपको, इसलिए नहीं होने की क्योंकि क्योंकि आपको एक चीज यहां समझनी कि मान लो मैं आपको कहूं कि मेरे पास मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम है और मान लो मेरे पास Cl और Cl एटम है और मान लो मेरे पास H और Cl, ये दोनों एटम आपस में जुड़ रहे हैं। तो पहले केस में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में रहेगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइडेंटिकल एटम्स हैं। दूसरे केस में भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, पर क्या तीसरे केस में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, नहीं, इधर को भागेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर को भाग जाएगा। तो जब दो आइडेंटिकल एटम्स आपस में जुड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से तो उस समय बॉन्ड लेंथ का आधा करते हो तो उस एटम का कोवेलेंट रेडियस आपको मिलता है, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। पर वही एटम, जैसे हाइड्रोजन एटम का आपने कोवेलेंट रेडियस निकाल लिया, अब आपने कोवेलेंट रेडियस जब निकाला जब हाइड्रोजन का मुकाबला हाइड्रोजन से हो रहा था,
पर जब हाइड्रोजन का मुकाबला क्लोरीन से हो रहा है तो बेटे हाइड्रोजन की औकात, सिचुएशन, पोजीशन वैसी नहीं होगी जैसी उसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हुए थी। सुनो, दोबारा ध्यान से सुनो। यदि हाइड्रोजन एटम अपने ही भाई के साथ बॉन्ड बनाता है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, तो उसकी औकात कुछ और होती है। पर जब हाइड्रोजन एटम किसी नॉन आइडेंटिकल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसकी औकात कुछ और होती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? ऐसे नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझो। मान लो मैं आपको यूं कह रहा कि आप एक बार अपनी क्लास में, अपने कॉलेज की क्लास में किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो। मान लो आपके जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने आपको कहा कि बेटा आपको ये वाला टॉपिक सीख कर समझ कर आना है और कल आपको क्लास में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। तो जब आप अपनी क्लास के बच्चों के सामने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, उससे पहले आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका कुछ और होगा। पर जब आप उसी टॉपिक को अपने क्लास के बच्चों के सामने एक्सप्लेन करोगे तो बेटे वहां अंतर आ जाएगा, घर के मुकाबले क्लास में अंतर आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? पक्की बात है, क्योंकि क्लास में आप पहली बार एक्सप्लेन कर रहे, वहां माहौल कुछ और ही होगा। कमरे में, घर में जब आप प्रैक्टिस कर रहे तो वहां माहौल कुछ और था, और फिर आपको उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है पूरे कॉलेज के सामने। यदि आप उसी टॉपिक को कॉलेज के सामने एक्सप्लेन करोगे तो वहां अंतर बहुत आ जाएगा। तो यूं बताओ कि जब आप कोई भी काम करते हो तो डिपेंड करता है कि आप किसके सम्मुख कार्य कर रहे हो, आप कितने लोगों के सामने किसी काम को कर रहे हो, इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। और ऐसा ही यहाँ होगा। हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी औकात, उसकी हैसियत, उसकी पोजीशन कुछ और होती है। पर जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे एटम के या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी औकात बदल जाती है। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि जो दो एटम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनका बॉन्ड लेंथ उन दोनों के अलग-अलग कोवेलेंट रेडियस के योग के, जोड़ के, सम के बराबर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उससे कम ही होगा बेटे। ठीक है, समझ में आई ना बात? बहुत काम की बात है ये, बहुत काम की बात। देखो जरा, नॉर्मली बॉन्ड लेंथ दोनों एटम्स की कोवेलेंट रेडियस के सम से कम होती है। जैसे एक एग्जांपल लगाया हमने, ऑक्सीजन का कोवेलेंट रेडियस होता है 1.37 एंगस्ट्रॉम, जबकि हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस होता है 0.74 एंगस्ट्रॉम। बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पता कितनी होती है? 0.96 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की कोवेलेंट रेडियस से भी छोटा बॉन्ड बन गया ना? क्योंकि यहाँ तो क्या था, पहले केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा था, उस बॉन्ड लेंथ का आधा किया था आपने। पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच बनता है, तो बॉन्ड लेंथ बेटे कम आती है। नॉर्मली बच्चा सोचेगा कि जोड़ का सवाल है, दिस प्लस दिस कर दो इतनी बॉन्ड लेंथ आएगी, पर इतनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? रीजन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटे, चलो एक बहुत बढ़िया बात। बॉन्ड लेंथ बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। मतलब जो दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं, मान लो एक एटम ए है और एक एटम बी है, ये दोनों एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। पता क्यों होगा कम? पता है, इसलिए होगा कम क्योंकि जितना ज्यादा दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा ना,
उतना ही बॉन्ड के अंदर आयनिक करैक्टर ज्यादा आ जाएगा, बॉन्ड उतना ही ज्यादा आयनिक हो जाएगा। यानी एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब दोनों कनेक्ट करने वाले एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है ना, तो वहां बॉन्ड बहुत मजबूत बनता है, क्योंकि आयनिक करैक्टर वहां ज्यादा आ जाता है। एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए बॉन्ड छोटा हो जाता है। छोटा इसलिए आ जाता है क्योंकि मजबूती आ जाती है ना ऐसी स्थिति में। जितना ही आपका दोनों एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, उतना ही बॉन्ड मजबूत होगा। ठीक है। अब यहाँ यदि आप यूं सोच रहे हैं ना कि सर हजम नहीं हो रही बात, तो इस बात को मैं हजम करवा रहा, आपको सुनियो ध्यान से। आप मुझे यूं बताओ कि आप जो है पढ़ लिखने के बाद एक जॉब पर लग चुके हो, मान लो ऐसा कि आपकी एक बढ़िया सी जॉब लग गई, और आपकी कंपनी में या आपके डिपार्टमेंट में, यदि आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो तो किसी ना किसी विभाग में आप काम कर रहे होंगे, और यदि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो तो फिर किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आपके साथ और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे उस डिपार्टमेंट में या उस कंपनी में, कर रहे होंगे ना। तो उनकी हैसियत आपके बराबर होगी, हैसियत आपके बराबर होगी ना। उनमें से कोई एक आदमी आपका दोस्त बन जाएगा, पक्की बात है। या तो आप विभाग में हो, या तो डिपार्टमेंट में, या तो कंपनी में, कहीं भी हो आप, तो उनमें से कोई ना कोई सा आपका दोस्त बनेगा, पक्की बात है। एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, पर उन सारे दोस्तों में से एक दोस्त आपका बहुत पक्का होगा, जो सबसे पक्का हो दोस्त हो। ठीक है। तो उसके साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी मजबूत है। ठीक है। और एक दोस्त आपका ऐसा हो सकता है कि बचपन का दोस्त हो आपका, उसमें और आप में बहुत डिफरेंस है। वो पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, उसने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, पर यदि वास्तविकता में आप सच्चे दोस्त हो, तो आपकी दोस्ती उसके साथ ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि वहां उस अनपढ़ दोस्त में, उस गरीब दोस्त में और आप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस ज्यादा है, तो आप यदि उसकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दोगे, उसके ओकेजन्स पे, जब भी उसके यहाँ कुछ प्रोग्राम होता है, वहां यदि उपस्थित भी हो जाओगे, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है। और वो दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग, उसके साथ आपकी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं होगी, वो बॉन्ड ज्यादा मजबूत नहीं होने का है। ऐसा हो सकता है कि उसके घर में कोई फंक्शन हो और वो आपको इनवाइट ही ना करे, समझ रहे आप। और ऐसा आप भी कर सकते हो उसके साथ। पर जो आपका बचपन का वो गरीब दोस्त है ना, उसके साथ दोस्ती आप पक्की निभाओगे, पक्की बात है। और यदि अब भी आपके ये बात समझ में नहीं आती है ना, तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। रखूं एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि कृष्ण, भगवान कृष्ण और सुदामा, कितना डिफरेंस था दोनों में। भगवान कृष्ण और सुदामा में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। हाँ, आर्थिक स्थिति में तो बहुत अंतर था। भगवान कृष्ण क्या थे? राजा थे, राजा। ठीक है। और सुदामा क्या था? एक गरीब ब्राह्मण था। कितना अंतर था। पर यूं बताओ उनकी दोस्ती कितनी मजबूत थी। कृष्ण जी के और भी बहुत सारे दोस्त थे, जो राजा थे, जो बहुत अमीर थे, पर कृष्ण भगवान का सबसे पक्का दोस्त कौन था, यूं बताओ। सबसे पक्का दोस्त उनका कौन था? सुदामा। तो बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा या नहीं होगा? होगा ना। आ रही ना समझ में बात। और बॉन्ड मजबूत होगा तो लेंथ तो कम होगी, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ जितनी कम होती है, बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर? मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे। मच्छर मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं से मच्छर घुस ही जाते हैं अंदर। नॉर्मली मुझे जो है ना, मच्छर कुछ जरूरत से ज्यादा ही काटते हैं।
शायद ऐसा हो कि मेरा खून कुछ ज्यादा ही मीठा हो। जो जिनका खून मीठा होता है उन्हें शायद मच्छर ज्यादा काटते होंगे, पर काटने से पहले कैसे पता चलता होगा? जब मच्छर काट लेगा जब तो पता चलता होगा कि खून मीठा है। और मच्छर को काटने से पहले कैसे पता चलता होगा कि किसको काटना है किसको नहीं काटना? चलो खैर ये तो एक अलग टॉपिक है। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम किसका देख रहे हैं? उन दो एटम्स का जो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट में जरा इस मच्छर को यहां से थोड़ा सा भगा दूं। ठीक है, चलो देखो, अब हम बात करते हैं एक और बहुत बढ़िया पॉइंट की, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा ना बेटे, तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी, आपको पता है। यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और यदि डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और ट्रिपल बॉन्ड में और भी कम हो जाती है। पर बच्चों के दिमाग में फिर एक सवाल खड़ा होता है कि सर क्यों सिंगल बॉन्ड से छोटा डबल बॉन्ड क्यों है और डबल बॉन्ड से छोटा ट्रिपल बॉन्ड क्यों है? इसका रीजन पता क्या है? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है ना, तो एक एक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना तो पहले और दूसरे कार्बन एटम के एक एक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हुई, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना तो दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हुई। तो डबल बॉन्ड में तो दो दो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, दो इसके और दो उसके, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है, जितने जितने ज्यादा ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग की परसेंटेज या ओवरलैपिंग की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ती है। और अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा ना, मतलब बॉन्ड जितना मजबूत बनेगा, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस उतने नजदीक आएंगे, और जितना नजदीक आएंगे बॉन्ड लेंथ तो उतना घटेगा ही, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना, बताया मैंने ओवरलैपिंग सिंगल बॉन्ड में कम होगी, डबल बॉन्ड में उससे ज्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड में उससे भी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम इन सारी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब हमारा मेन अटेंशन रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। उनमें सबसे पहला फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसकी कहानी मैं पहले ही सुना चुका हूं। आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की। मतलब जो दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले दोनों एटम्स की अपनी अपनी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिफरेंस हो ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा, उतना ही छोटा और मजबूत बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा था, या आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए वो बॉन्ड बहुत मजबूत था। यहाँ रीजन बताया जाता है बिकॉज आयनिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो आयनिक करेक्टर होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि अभी कुछ समय पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों एटम्स के जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, उतना ही ज्यादा आयनिक करेक्टर आएगा उस बॉन्ड में। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, कम। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर ध्यान से समझना। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, बंध क्रम कहते हैं हिंदी में। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है
कि यदि दो एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। और यदि दो एटम्स के बीच डबल बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ये है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को आप मल्टीपल बॉन्ड की तरह भी समझ सकते हो। ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को एक्सप्लेन किया है आपके सामने। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा, बिकॉज ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा ओवरलैपिंग होगा। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो ओवरलैपिंग कम है, डबल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ओवरलैपिंग ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ओवरलैपिंग और भी ज्यादा है। ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड यदि आप देखो तो ट्रिपल बॉन्ड में ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होगी तो बॉन्ड छोटा होगा। इसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इससे बड़ा बॉन्ड लेंथ होता है डबल बॉन्ड का। यहाँ ओवरलैपिंग कुछ कम होती है, इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स या न्यूक्लियस दोनों एटम्स के ज्यादा नजदीक नहीं आ पाते हैं। देखो 1.20 एंगस्ट्रॉम से बढ़ गया ना, 1.34 एंगस्ट्रॉम हो गया। और यदि आप सिंगल बॉन्ड को देखते हो तो यहाँ बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ ओवरलैपिंग कम हुई। तो सीधी बात है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बॉन्ड लेंथ बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर की। मतलब आपको जिन दो एटम्स के बीच बॉन्ड बन रहा है उस लेंथ के बारे में बात करनी है, तो उन एटम्स के ऊपर आप हाइब्रिडाइजेशन देख लो क्या है। sp है, sp2 है, sp3 है, जो भी है आपको पता है ना इस बात का। यदि हम sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर देखते हैं तो s करेक्टर इसमें क्या आता है, 50% s करेक्टर है। और यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें s करेक्टर कितना है बताओ, 33.3%। और यदि sp3 की बात करें तो इसमें बेटे s करेक्टर कितना है, 25%। तो s करेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। यदि कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है तो उसका s करेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो वहां बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। अभी मैं समझा दूंगा इस बात को आपको। यदि कहीं कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा तो s करेक्टर ओनली 25% होगा, तो वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जैसे यहां अब आप एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कार्बन का s करेक्टर कितना है बताओ। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है CH3 में? CH3 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऐसा ही तो निकलेगा कि एक H इधर जुड़ रहा है, एक H ऊपर जुड़ रहा है और एक H नीचे। सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो 4 ही ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। और जब 4 ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो s करेक्टर कितना होगा, इधर देखो 25%। और s करेक्टर कम है तो बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा हो गई। इसलिए यहां हमने कहा है, यहाँ क्या कहा है कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। जबकि डबल बॉन्ड में CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, होता है ना sp2। CH2 को आप ऐसा ही तो लिखोगे, C इधर डबल बॉन्ड है, एक H इधर लिखोगे और एक H इधर लिखोगे। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 ही तो बने, और 3 सिग्मा बॉन्ड में 3 ऑर्बिटल में sp2 ही तो बैठेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना हो गया, 33.3% कुछ बढ़ गया। और s करेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ घट गया। देखो बॉन्ड लेंथ घटा या नहीं घटा, घटा ना बॉन्ड लेंथ। पहले बॉन्ड लेंथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में था 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में घट के 1.34 एंगस्ट्रॉम हो चुका है। और यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH में कार्बन ने एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया एक हाइड्रोजन के साथ, तो 2 ही सिग्मा बॉन्ड बने तो 2 ही ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे होंगे। यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp,
और sp में s करेक्टर 50%, s करेक्टर बढ़ गया है तो बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा घट जाएगा। देखो 1.34 एंगस्ट्रॉम से घटकर 1.20 एंगस्ट्रॉम हो गया है। तो आप इस चीज को कहोगे कि सर ये तो बॉन्ड ऑर्डर ही है, तो बेटे बॉन्ड ऑर्डर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों से आप निकाल सकते हो बॉन्ड लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर है रेजोनेंस। रेजोनेंस से प्राप्त होने वाली बॉन्ड लेंथ डबल एंड सिंगल बॉन्ड के बीच की होती है। ठीक है, देखो यदि आप कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखते हो तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, जबकि आप डबल बॉन्ड की लेंथ देखते हो तो 1.34 एंगस्ट्रॉम। देखो डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम। पर यदि रेजोनेंस कहीं हो रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ आएगी ना, वो वन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उनके कहीं बीच में आएगी और बॉन्ड लेंथ हो जाएगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यही तो बात लिखी है, रेजोनेंस से प्राप्त होने वाली बॉन्ड लेंथ डबल एंड सिंगल बॉन्ड के बीच की होती है। मतलब मैं आपको यूं कहना चाह रहा कि यदि आप कार्बन 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 और कार्बन, आपको पता है बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, चलो ऐसे नहीं बनाते हम, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, ये हमारे पास बेंजीन है और इसमें ये 3 बॉन्ड हैं पाई बॉन्ड। अब आपको पता है कि होता क्या है, रेजोनेंस का एग्जाम्पल है ना बेंजीन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ये वाला यहाँ शिफ्ट कर गया, ये वाला यहाँ, तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिला। फिर क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये यहाँ, फिर ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो कार्बन कार्बन का चाहे ये वाला लेंथ नाप लो आप, चाहे ये वाला नाप लो, कोई भी कार्बन का, इसमें से कोई से भी 2 कार्बन के एटम्स के बीच का जो बॉन्ड हम दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं। सिंगल बॉन्ड होता तो ऐसे दिखाते, डबल बॉन्ड होता तो ऐसे दिखाते, पर ये तो बॉन्ड ना तो सिंगल है ना डबल इनके बीच का है, तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं कि एक रेगुलर और एक डॉटेड। समझ रहे आप? जब ही तो इन्होंने कैकुले ने स्ट्रक्चर ऐसा बताया कि आप अंदर या तो ऐसा कर दो और या फिर आप अंदर क्या कर दो, इस तरीके से गोला खींच दो। समझ रहे आप? तो जो अब बेंजीन में रेजोनेंस हमें देखने को मिलता है, तो बेंजीन में कोई सा भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड नापोगे ना, तो वो सिंगल और डबल बॉन्ड की जो लेंथ है उनके बीच में आएगा। रेजोनेंस से प्राप्त होने वाली बॉन्ड लेंथ डबल एंड सिंगल बॉन्ड के बीच की होती है। इन बेंजीन जो रेजोनेंस वाली बॉन्ड लेंथ है वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जबकि सिंगल बॉन्ड की इतनी होती है और डबल बॉन्ड की इतनी, इन दोनों के बीच में है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात और करनी है हमें, यूजेस ऑफ बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन। बॉन्ड लेंथ को हम जब निकालते हैं तो उससे क्या क्या हम फायदा उठा सकते हैं, क्या क्या उसका उपयोग है। पहला है टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। देखो मैं बताता हूं आपको, बॉन्ड लेंथ से हम किस किस चीज का पता लगा सकते हैं। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ से आप बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा सकते हो। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितना कम आएगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेंथ ज्यादा। यदि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन के बीच का आपको इतना मिल रहा ना, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इतना मिल रहा, तो समझ जाओ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो आप बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। आप बेटे बॉन्ड लेंथ से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। यदि बॉन्ड लेंथ इतना आता है तो समझो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। यदि बॉन्ड लेंथ इतना आता है तो समझो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और यदि बॉन्ड लेंथ इतना आता है तो समझो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बताओ खेल समझ में आ रहा क्या? और बेटे बॉन्ड लेंथ से आप रेजोनेंस का भी पता लगा सकते हो। यदि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बीच में आता है तो समझ जाओ कि वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखा रहा है।
तो आप रेजोनेंस का डिटर्मिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ है यूज टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप बॉन्ड लेंथ से। टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, आप हाइब्रिडाइजेशन कौन सा दिखा रहा है कार्बन एटम, इसका पता भी आप उसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड की लेंथ से लगा सकते हो। टू फाइंड आउट द रेजोनेंस, वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस दिखा रहा है या नहीं इसका पता भी आप बॉन्ड लेंथ से लगा सकते हो। टू कंपेयर द बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर कर सकते हो बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ जितना छोटा होगा ना बॉन्ड उतना मजबूत होगा, और बॉन्ड जितना मजबूत होगा तो बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आप उसे बॉन्ड एनर्जी कह दो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह दो, दोनों का एक ही मतलब है। उसके बाद आप पता लगा सकते हो टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ए बॉन्ड। यदि आपको पता है कि कोई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम है तो वो बॉन्ड मजबूत होगा, और बॉन्ड मजबूत होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड की उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो पक्की बात है रिएक्टिविटी तो उसकी कम ही होगी, बिकॉज स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। यदि बॉन्ड लंबा है यानी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो पक्की बात है बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड कमजोर होगा, तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी उसकी कम है। और स्टेबिलिटी कम है तो हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप बॉन्ड लेंथ से उसकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बेटे, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।